धीरे धीरे हम अपना विकास करते गए और आज हम संपन्न हैं। आज हम अपने देश से अनाज का निर्यात कर रहे हैं। जब हम आजाद हुए थे तो हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 26-30 से भी कम थी, लेकिन वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की संख्या 616 है। इतना हम विकास किए हैं, लेकिन इन सभी विकास के बावजूद हम कुछ पीछे छोड़ आए हैं। जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसे हम लोगों को समझना होगा। सबसे पहली समस्या जो हमारे सामने है वो सांप्रदायिकता मुंह बाए खड़ी हुई है। मैंने पहले ही लाइन कहा था कि रहो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम गले मिल करके। सांप्रदायिकता आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, और समस्या इसलिए नहीं है कि लोग फैलाते हैं। समस्या इसलिए है कि जब हम मंच पर हैं, जब तक इस डाइस पर हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा भाषण देते हैं, और जैसे ही मंच से नीचे उतरते हैं हम मुस्लिम हो जाते हैं और आप हिंदू हो जाते हैं। बस समस्या वहीं से शुरू हो जाती है। और जब तक ये सोच हम लोग नहीं बदलेंगे तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। हमारी आंखों में बगावत के आंसू नहीं होते, हमारे बीच के रिश्ते कभी बेदम नहीं होते। हमारी आंखों में बगावत के आंसू नहीं होते, हमारे बीच के रिश्ते कभी बेदम नहीं होते। समय रहते अगर सियासत से मुंह मोड़ लेते तो जिहादी हम न होते और कातिल तुम न होते। ये सियासत की देन है दोस्तों। ये मस्जिद नहीं होती, ये शिवाला नहीं होता। ये मस्जिद नहीं होती, ये शिवाला नहीं होता, पर्दे में अगर रोशनी वाला नहीं होता। ये मस्जिद नहीं होती, ये शिवाला नहीं होता, पर्दे में अगर रोशनी वाला नहीं होता। मिल जाती है हर शाम अंधेरों से यूं ही बेखौफ, मगर सूरज का मुंह कभी काला नहीं होता। मिल जाती है हर शाम अंधेरों से यूं ही बेखौफ, मगर सूरज का मुंह कभी काला नहीं होता। धरती पर जलाओ कि गगन को करे रोशन, नफरत के चिरागों से कभी उजाला नहीं। दोस्तों हमें काम ऐसा करना है कि जो हम चिराग जलाते हैं वो एक चिराग जलाएं तो पूरा उजाला फैलाए। अगर हम नफरत की बात करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी कामयाब होने वाला नहीं है, और उस नफरत से कभी देश में उजाला आने वाला नहीं है। दूसरी समस्या जो हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है वो है दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या, जिससे सभी लोग परिचित हैं। जन्म लेने से पहले कन्याओं को मार देना कन्या भ्रूण हत्या है। ये समस्या हमारे सामने विकराल रूप लिए खड़ी है। इसका एकमात्र कारण जो हम बहुत बड़ा कारण दहेज मानते हैं वो दहेज नहीं है मेरे समझ से। सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से मात्र एक कारण अगर लड़कियों की कन्या भ्रूण हत्या आती है तो नहीं है। मेरे समझ से उसके कई कारण है। पहला कारण है कि हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। हम सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी लोग किसी न किसी रूप में जिम्मेवार हैं। और जिम्मेवार इसलिए हैं कि जब हमारे घर में कोई सुंदर लड़की जन्म लेती है, जब हमारे घर में कोई बहुत सुंदर उतर के आती है, तो हम कहते हैं लक्ष्मी जैसी है, दुर्गा जैसी है, सरस्वती जैसी है। लेकिन जब किसी दूसरे की बहू बेटियों को हम रोड पर देखते हैं तो कहते हैं बिपाशा बसु ऐश्वर्या राय जैसी। कहीं ना कहीं गलती हम में है। हमें अपनी सोच को सुधारना है। नारियों को स्वतंत्रता देने के लिए, इन्हें मजबूत बनाने के लिए, मैं बहुत हो सकता है गलत है लेकिन आप लोग सोचिएगा, मजबूत बनाने के लिए नारी सशक्तिकरण जैसा कार्यक्रम चलाने का कोई जरूरत नहीं है, जहां तक मेरे विचार है। अगर नारियों को आप सशक्त करना चाहते हैं तो नारी सशक्तिकरण न चला करके पुरुष सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाइए। और उस पुरुष सशक्ति कार्यक्रम में करना क्या है कि पुरुष मजबूत बनो नहीं, पुरुष अपना पुरुषार्थ प्राप्त करे। पुरुषार्थ 4 है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पुरुष सशक्तिकरण का कार्यक्रम चले, पुरुष अपना पुरुषार्थ प्राप्त करें, और जिस दिन पुरुष अपना पुरुषार्थ प्राप्त कर लेगा नारियां स्वयं सशक्त हो जाएगी। इनके लिए कोई सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो जरूरत है पुरुषों को सशक्त होने की, पुरुष सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलाया जाए। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, जन्म लेने से पहले मार देते हैं। आप जरा सोचिए, अगर आप बेटी को मारते हैं तो कल आपके बेटे के लिए बहू कहां से आएगी? बहुत सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। मैं भोजपुरी में एक शायर कहना चाहूंगा कि ऐसे बहनियन के मारल जाई तो कैसे कलैया पर राखी बन्हाई। ऐसे बहनियन के मारल जाई तो कैसे कलैया पर राखी बन्हाई। हो जाई जग सुन जब बेटी से तो कैसे केहू के बेटवा का सेहरा बन्हाई। हो जाई जग सुन जब बेटी से तो
कैसे केहू के बेटवा का चेहरा बनाई। न भीतर सुरक्षा न बाहर सुरक्षा। भीतर सुरक्षा का मतलब वही है कि दहेज के दर से मार देना, और बाहर सुरक्षा का मतलब वही है कि दूसरे की बहू बेटियों को फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों की तरह देते हैं। और उनके तरह भी देखें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके कला के रूप में देखें, हम उनके एक पक्ष को छोड़ देते हैं कि वो कलाकार हैं, दूसरे रूप में देखते हैं। तो ऐसे बहनियन के मारल जाई तो कैसे कलैया पर राखी बनाई, हो जाई जब सोन जब बेटी से तो कैसे केहू के बेटवा का सेहरा बनाई। न भीतर सुरक्षा न बाहर सुरक्षा, न भीतर सुरक्षा न बाहर सुरक्षा, कहीं ना सुरक्षा नारी के बाभाई। नौमा हो पीड़ा सहलरो वे गोडिया, बेटी के कैसे जन्म दी है माँ। वर्तमान समय में जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो वर्तमान की परिस्थितियां है, उस परिस्थितियां में महिलाएं जो है बेटी को जन्म देना नहीं चाहती है, उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हम हैं, क्योंकि हम में पुरुषार्थ की कमी है। हमारे सशक्तिकरण का कार्यक्रम चलना चाहिए। हम उस देश के वासी हैं जहां आप सभी लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक बुढ़िया के 4 बच्चे, पहला बेटा बॉर्डर पर मारा जाता है युद्ध लड़ते हुए, गांव में खबर आती है बुढ़िया तुम्हारा बड़ा बेटा मारा गया। बुढ़िया हंस रही थी, प्रसाद बांट रही थी, लोगों ने कहा बुढ़िया पागल हो गई है। दूसरा बेटा लड़ने के लिए जा रहा था, बुढ़िया हंस रही थी, खबर आई बुढ़िया तुम्हारा दूसरा बेटा मारा गया, बुढ़िया फिर हंस रही थी, प्रसाद बांट रही थी। तीसरा बेटा जा रहा था, खबर आई तीसरा बेटा मारा गया, बुढ़िया प्रसाद बांट रही थी। चौथा बेटा जा रहा था, बुढ़िया प्रसाद बांट रही थी, लेकिन जब चौथा बेटा मारा गया तो बुढ़िया बैठ करके रो रही थी दरवाजे पर। तब लोगों ने पूछा क्यों रे बुढ़िया क्यों रो रही हो, तुम्हारे 4 बच्चे थे, क्या तुम्हें सबसे छोटा वाला ही सबसे अधिक प्यार करता था, वही तुम्हें अधिक मांगता था। अरे माँ के लिए तो बच्चे समान होते हैं। बुढ़िया को तरह तरह के लोग बातें बोलने लगे। तब उस बुढ़िया ने जानते हैं क्या कहा, उस बुढ़िया ने रोते हुए कहा कि अरे नहीं रे पगले, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा चौथा बेटा ही मुझे सबसे अधिक प्यार करता था, वही मुझे मानता था। मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई 5वीं संतान नहीं है जिसे मैं लड़ने के लिए तो ऐसी होती है भारत की माताएं, और उन्हीं माताओं का हम पुत्र हैं, और उन्हीं माताओं के इन प्रतिरूपों को हम जन्म लेने से पहले मार देते हैं। अब सोचिए, आप उनकी आत्मा को शांति देने का काम करते हैं आजादी का झंडा फहरा करके। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके लिए हमें अपने आप में सुधार करना होगा। नारियों को सम्मान देने के लिए हमें अपने आप को सुधारना होगा। तीसरी बात जो मैंने शुरू में ही शिक्षा प्रणाली की दिक्कत थी, शिक्षा प्रणाली वास्तव में दोषपूर्ण है। मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक होने के नाते भी कह रहा हूं कि शिक्षा प्रणाली वास्तव में दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण इसलिए है कि जो शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों ने बनाई उसी को हम आधार बना करके अपनी शिक्षा प्रणाली बनाते गए, और वह शिक्षा प्रणाली जो है केवल जीविकोपार्जन का साधन बन के रह गई। हमारे क्लास में चैप्टर होता है, जो भी टीचर्स होंगे या जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सबके बुक्स में चैप्टर्स होते हैं, सभी चैप्टर्स के उद्देश्य होते हैं, लेकिन हम उस चैप्टर्स के उद्देश्य को नहीं समझते हैं। टीचर्स जो है उस जो चैप्टर होता है उसके उद्देश्य को नहीं समझाते हैं, उसको अपनाने की बात नहीं करते हैं, आप भी नहीं समझते हैं। आपका एक लक्ष्य होता है कि हम इसके सारे प्रश्नों को हल कर लें, और टीचर का एक लक्ष्य होता है कि हम इसके सारे प्रश्नों को हल करवा दें ताकि बच्चा जो अच्छा मार्क्स लाए और आगे चल के आगे बड़ी कंपनी में कोई बड़ा काम करे। केवल यही लक्ष्य होता है। हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, हमारी शिक्षा प्रणाली में जुड़नी चाहिए। अगर हम चैप्टर से नहीं दे रहे हैं नैतिक शिक्षा, तो अलग से नैतिक शिक्षा की क्लास चलनी चाहिए। अगर नैतिक शिक्षा की अलग से क्लास चलती है तो भारत की सबसे बड़ी परीक्षा पास करके जो एक IAS आपके यहाँ आत्महत्या कर लेता है, अगर नैतिकता का पाठ पढ़ा होता तो वो नहीं करता। कहीं ना कहीं उसके अंदर नैतिकता की कमी है। ये शरीर हमारा है, ये शरीर आपका है, आप बहुत सुंदर हैं, हम बहुत सुंदर हैं, इसे सजा करके रखना, तरह तरह के कपड़े पहनना, तरह तरह के गहने लगाना हमारा कर्तव्य है, हम उसे करते हैं। लेकिन यही तक हमारा कर्तव्य है। हमारा अधिकार नहीं है कि इस शरीर को नष्ट करें, क्योंकि यह शरीर हमारी अपनी नहीं है, किसी का दिया हुआ हक हमको इस पर प्राप्त है। इस शरीर को हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, इसलिए सभी शिक्षा के साथ ही साथ नैतिक शिक्षा की भी बात होनी चाहिए। और चूंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ें अच्छे से, और पढ़ने के साथ ही साथ आप लोग अच्छे कार्यों में हिस्सा लें, चाहे वो अच्छा कार्य जिस रूप में है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है कि देश के जितने भी युवा हैं जो अच्छे हैं वो राजनीति से भाग रहे हैं।
मेरे देश के उन युवाओं से अपील है जो अच्छे हैं, वो देश के राजनीति में आए और योगदान करें, क्योंकि जिन कार और सफारी के ऊपर लाल और नीली बत्ती के हंडे हैं, उनके अंदर गौर से देखो, जो बैठे हैं सारे गुंडे हैं। और उनके अंदर जो बैठे हुए गुंडों को हटाना है तो आप लोगों को राजनीति में आनी होगी। राजनीति को स्वच्छ करना होगा, स्वच्छता की राजनीति नहीं करनी होगी। राजनीति को आप लोग स्वच्छ करिए, स्वच्छ लोग आइए, स्वच्छ लोगों को, सब लोग के जो छवि है, स्वच्छ छवि है, उनको उतारिए। आज सफलता नहीं मिलेगी, कल सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके पीछे झक मार करके आएगी। आप जो है राजनीति से जुड़िए, और साथ ही साथ जिन युवाओं का झुकाव राजनीति में नहीं है, वो अच्छे अच्छे काम करें, प्रत्येक लोग अपना विकास करें, ताकि हम सभी मिलकर के देश के उस ऊंचाई पर पहुंचा सके, सतत बुलंदी को प्राप्त कर सके, जो सपना हमारे आजादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था। और इसी विश्वास के साथ कि आप सभी योगदान देंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कौन को। फीमेल 45 पर एक बार हम लोग डिबेट कराए थे इसी प्रांगण में, मादा भ्रूण हत्या ना, जिसमें डाउरी सिस्टम और फीमेल 45, जिसमें रवि सर अपोज किए थे, और पक्ष और विपक्ष में 2 छात्राएं थी और 2 छात्र थे, और महती इससे भी पूरा प्रांगण भरा हुआ था। तो अनुभव बहुत है फीमेल 45 पर पवन के पास। और पवन अभी 2 साल डुमराव टीचर ट्रेनिंग वहाँ ले रहा है, शिक्षा के बारे में भी अच्छा अनुभव है, और जितनी अच्छी हिंदी बोल लेता है उससे कहीं बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल लेता है, और बहुत अच्छा अनुभव है। आगे के कार्यक्रम को सिमटते हुए मैं माइक्रोफोन बच्चा जी को दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, पवन जी ने लगभग